हमारे पास जो हुक्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू के एक्स होता है. इफ वी सी दिस एक्सप्रेशन के F ओवर एक्स इज इक्वल टू के, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के. यानी अगर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन कम होगी, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. कंसिडर दैट कि हमारे पास एक स्प्रिंग है. ठीक है जी. वी हैव अ स्प्रिंग एक्चुअली, एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज लेट्स से 6 सेंटीमीटर. ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है. हमने इस स्प्रिंग के साथ एक लोड अटैच किया, and by attaching the load to the spring, that makes the new length of the spring as 8 centimeter, which means this spring has extension x is equals to 2 centimeter. Let's say जो हमने load attach किया है that is 10 Newton. Now when we attach the load of 10 Newton to the spring slightly stretch, and because of the stretching of the spring it produces a reactional force inside the spring which is called the tension force. इसके अंदर एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा. अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि टी डब्ल्यू के बराबर हो गया है. तो इसलिए अब इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगी. दैट गिव्स यू एक्सटेंशन ऑफ ओनली 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये मजीद स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा, बिकॉज द टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू 10 न्यूटन इन द स्प्रिंग. तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होने की वजह से स्प्रिंग अब मजीद स्ट्रेच नहीं हो रहा. कंसिडर करें अगर मैं इसी स्प्रिंग के साथ एक और स्प्रिंग इस फॉर्मेशन के अंदर लगा दूं, दिस लाइक दिस. तो दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो वेट अभी भी कितना है? W इज इक्वल टू 10 न्यूटन. लेकिन जब हम दो स्प्रिंग्स में, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स में इसको लगाएंगे तो उस केस में हमारे पास ये होगा कि अब ये लोड इन दोनों स्प्रिंग्स पे डिवाइड हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं अब आपसे बोलूं कि ये लोड डिवाइड होगा, लोड इज डिवाइडेड अमंग स्प्रिंग्स, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस स्प्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो 5 न्यूटन है, इस स्प्रिंग में भी टेंशन 5 न्यूटन है, टोटल अपवर्ड फोर्स अभी भी 10 न्यूटन है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स अभी भी 10 न्यूटन है. तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देगी एंड द स्ट्रक्चर एक्चुअली कम्स टू इक्विलिब्रियम. लेकिन क्योंकि जब एक स्प्रिंग में वन स्प्रिंग हैज द टेंशन ऑफ 10 न्यूटन बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, नाउ द एक्सटेंशन इज रिड्यूस टू हाफ. वी नो दैट के कांस्टेंट हो तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के. तो इसका मतलब है, और ये एफ बाय द वे टेंशन फोर्स है, अगर आप लोगों को याद हो हुक्स लॉ. तो होता ये कि जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग एक्चुअली उसकी वजह से ये टेंशन फोर्स जो है ये ज्यादा होती है. अब यहाँ पे 10 की टेंशन थी तो 2 सेंटीमीटर था, अगर यहाँ टेंशन 5 की हो गई है तो अब इन दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो होगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के था. जब हमने ये दो स्प्रिंग्स ऐसे लगाए तो अब इनका जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट एक्चुअली बिकम्स टू 2k. ये 2k के बराबर हो जाएगा. लोड दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन डिवाइड हो जाएगा और टोटल एक्सटेंशन जो है वो सिस्टम की हाफ हो जाएगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम का बढ़ के k से क्या हो जाएगा? 2k, जब हम इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे. ऑब्वियसली इफ यू अटैच 3 springs in parallel like this, अगर आप 3 स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाओगे तो उस केस में ये सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा टोटल, दैट विल बी 3k. 4 लगाओगे तो 4k होगा. आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, हमारे सिलेबस में नॉर्मली हम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को ही लेके अपना काम कर रहे होते हैं.
ठीक है जी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द स्प्रिंग कॉम्बिनेशन वर्क्स व्हेन वी आर कनेक्टिंग स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगा रहे होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई होल थिंग अगेन। स्प्रिंग की लेंथ 6 थी, एक स्प्रिंग पे हमने 10 न्यूटन का लोड लगाया, स्प्रिंग खींचा, 10 न्यूटन का टेंशन जनरेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हुई। ऐसा ही हमने एक स्प्रिंग पैरेलल में लगा दिया, लोड दोनों स्प्रिंग्स पे डिवाइड हो गया 5 का, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों का कंबाइन 2 के हो गया। एक्सटेंशन क्योंकि टेंशन हाफ हो गई तो एक्सटेंशन भी हाफ होके x1 हो गया, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। वही बात आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट पहले k था तो एक्सटेंशन t2 थी, स्प्रिंग कांस्टेंट जब डबल हुआ 2k हुआ तो एक्सटेंशन हाफ होके 2 से 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स लगाए होंगे तो ये जो लोड है ये तीनों स्प्रिंग्स पे डिवाइड हुआ होगा। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अब आपके पास 3 के हो गया होगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन बेसिकली 2/3 ये आपके पास हो गई होगी। ठीक है जी, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गई होगी, यहाँ 2 टाइम्स रिड्यूस हुई है, यहाँ 3 टाइम्स रिड्यूस हुई है, 4 लगाओगे 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यू वी ऐड, एक्सटेंशन उतने टाइम्स जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। दिस इज हाउ यू कनेक्ट स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें कोई। हिमाद, फरीहा, हुदा, जारिफ, जैद, हुसैन, नो सर। नो सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। कॉपी हो गया ये? यस सर। बच्चों कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। जी सर, कॉपी हो गया। एवरीवन डन? सर वेट। जी, तो एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, व्हेन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑल्दो ये सिलेबस से माइट बी पॉसिबल ये रिमूव हो गया है, ऑल्दो थोड़ी सी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि ये सिलेबस लास्ट ईयर आपका चेंज हुआ था 22 के अंदर। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन 2022 से पहले पहले आपके सिलेबस में कंफर्म था, लेकिन 2022 के बाद में थोड़ा सी एम्बिग्विटी है कि क्या स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस की इक्वेशन आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो फॉर द सेफ साइड इसको याद रखिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ बाय द वे कुछ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वेशन फॉर द सेफ साइड आप याद करें। ठीक है, व्हेन स्प्रिंग्स, और मुश्किल नहीं आसानी है, व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब स्प्रिंग कनेक्टेड हो पैरेलल के अंदर तो के टोटल कैसे निकलेगा? के टोटल बराबर होगा K1 प्लस K2 प्लस K3। आप तमाम स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका के था, इसका के था, तो के प्लस के कितना आ गया? 2K हो गया। यहाँ पे इसका भी के था, इसका भी के था, इसका भी के था, तो के प्लस के कितना हो गया? 3K हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास पैरेलल के अंदर, पैरेलल में हम सिंपल तमाम केस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऑन द सेफ साइड इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ठीक है, ऑल्दो इट इज स्लाइटली एम्बिगुअस, थोड़ा सा एम्बिगुअस हो रही है चीज़ें कि ये सिलेबस से रिमूव हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको जहन में बस रख लीजिएगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ कभी मिले पेपर में तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है,
जी हो गया। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि अगर हम स्प्रिंग्स को पैरेलल की बजाय सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे तो क्या होगा। तो ये वही स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। हमने इस पे जब 10 न्यूटन का लोड लगाया हुआ है तो इसमें टेंशन क्रिएट हुई है 10 की। ये क्यों क्रिएट हुई है 10 की? क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर है। दिस इज एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर एक और स्प्रिंग हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट करें, एक स्प्रिंग और उसके साथ में दूसरा स्प्रिंग, तो जनाब अब क्या होगा? तो अब जनाब टोटल एक्सटेंशन जो है वो, देखें लोड 10 है, इस पे कितनी टेंशन क्रिएट होगी 10, और ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है तो इसमें भी टेंशन जो है वो 10 होगी। यानी इस दफा लोड जो है वो डिवाइड नहीं होगा, द लोड वोंट बी डिवाइडेड। अच्छा, अगर पहले स्प्रिंग के अंदर 10 न्यूटन का टेंशन बन रहा है तो वो किसकी वजह से बन रहा होगा? वो 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन की वजह से बन रहा होगा, ठीक है। और दूसरे वाले स्प्रिंग में भी अगर 10 का टेंशन बन रहा है तो उसमें भी कितनी एक्सटेंशन होगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन अब आपके सामने बन के आया है, दिस कॉम्बिनेशन, दिस हैज टोटल एक्सटेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर एक स्प्रिंग में, तो दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ के था, जबकि यहाँ पे एक्सटेंशन थी कितनी आपके पास? 2। अब अगर यहाँ एक्सटेंशन टोटल में डबल हो गई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा k/2, इट विल बी हाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 की बजाय 3 स्प्रिंग्स कनेक्ट करूं सीरीज में तो एक्सटेंशन कितनी गुना बढ़ जाएगी? इट विल इंक्रीज 3 टाइम्स एंड दिस गिव्स द टोटल एक्सटेंशन ऑफ 6 सेंटीमीटर। पहले स्प्रिंग में 2, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2, तो टोटल एक्सटेंशन आपके पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ट्रिपल। तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट k/3 हो जाएगा सीरीज के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सीरीज के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, जैसे यहाँ मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 कैसे निकाला, ये देखिए ऐसे निकला। हमने इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐसे ऐड किया 1/k + 1/k, ठीक है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? 1/k टोटल। तो ये होगा 1/k टोटल इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा इसका k, और ये हो गया 2। हमें 1/k टोटल नहीं चाहिए, हमें k टोटल चाहिए। तो k टोटल ओवर 1, इस चीज को हमने उल्टा कर दिया तो ये चीज भी उल्टी हो गई। k टोटल ओवर 1 किसके बराबर हो गया? k/2 के। यानी k टोटल आपके पास इतने के बराबर हो गया k/2 के। तो टोटल इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आपको अगर सीरीज में निकालनी है तो इसकी इक्वेशन होती है 1/k टोटल इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। इस तरीके से आप ऐड करते जाएं तो आपको टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होता है तो आपके पास इफेक्टिव एक्सटेंशन जो होती है वो सिस्टम में इंक्रीज कर जाती है, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को तो पूछ लो। No, sir. जी, असद आपने लेट ज्वाइन किया है। इमाद, हुदा, जारिफ, Yes, sir. सैद, मशहूद, बेटा कोई क्वेश्चन है? फरिया बेटा कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर सर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हुआ फिर? अलग हुआ तो फिर वो सीधा सीधा 1/, अलग कांस्टेंट, 1/, अलग कांस्टेंट, सिंपल। यहाँ तो सेम कर रहे हैं ना हम, डिफरेंट होगा तो फिर देख लेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट। यानी एक का अगर मशहूद अगर 20 है तो 1/20 + दूसरे का 1/40 ऐसे कर देंगे हम सीरीज में, और पैरेलल में तो फिर 20 + 40 सिंपल कर देंगे, सही है।
जी सर। जैसे कि एक ये क्वेश्चन देखिए, कॉपी में भी कर लीजिएगा, दोबारा से मैं वापस ले जाऊंगा स्लाइड पे। जी मशहूद साहब, क्वेश्चन दिख रहा है? जी Two सर। springs with the spring constant K1 for 4K kilonewtons per meter, ये किलो है, ओके, and the other spring has a 2 kilonewtons. What is the total extension in the support? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक का 4 है और एक का 2 है, तो इफेक्टिव निकालने के लिए क्या होगा, 1/4 प्लस 1/2, ये बराबर होगा 1/k के। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 4, दिस इज 1 प्लस 2, ठीक है जी, सो दैट विल बी 3/4, है ना, ये 1/k टोटल के बराबर होगा, तो k टोटल बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के, सही है ना जी। जी सर। तो 4/3 आपके पास इसका टोटल इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अब आप हुक्स लॉ लगा लीजिए, F इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, ये बाय द वे ये किलो में आया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फोर्स हम लगा रहे हैं कितनी, 80 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि ये किलो में है, ओके, दोनों ही किलो में है, तो मैंने अब इसको कन्वर्ट कर दिया है, और इनटू एक्स, एक्सटेंशन हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो जरा डिवाइड करके बताइएगा, सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है इसका। जी सर सी। सी आ रहा है, मेरा ख्याल है 0.06 मीटर्स आ रहा है ना, जी सर। 0.06 मीटर्स, जो कि सेंटीमीटर्स में कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। तो इसको देख लीजिएगा जी मशहूद साहब, आई होप समझ आ गया होगा, अगर डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपके पास है, सही है ना। जी सर। ठीक है, इसको अब बाकी ये कॉपी जिसने करना है कर ले जल्दी से। जी बच्चों, किसी को कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो भाई।
जी बेटा, कॉपी हो गया एवरीवन? जी सर। अच्छा जी। अब इसके बाद हम एक लास्ट चीज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मेटल वायर। ठीक है जी। एक मेटल वायर का अगर हमें यंग्स मॉडुलस जो है वो अगर हमें फाइंड करना है, तो वो यंग्स मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे किसी वायर का, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट जो है वो देखेंगे अब। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और कभी कभार इसके बारे में एक पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने का एक क्वेश्चन आ जाता है। आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट लिखने का क्वेश्चन आ सकता है। देखें, ये आपके लर्निंग आउटकम्स है बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से। इसमें ये कहता है कि जी डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस इन ए फॉर्म ऑफ ए वायर। एक मटेरियल का हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ ए वायर। और इसके बारे में एक दफ़ा जो है वो पूरा एक इन्होंने उठा के एक्सपेरिमेंट एक दिया था इसका पूरा लिखने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट। और वो क्वेश्चन क्या था, लेट मी शो यू, दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? जी सर। स्टूडेंट मेजर्स द यंग मॉडुलस ऑफ ए मेटल वायर इन मेटल इन फॉर्म ऑफ वायर। एक स्टूडेंट जो है वो मेटल का यंग्स मॉड्यूलस मेजर करना चाह रहा है वायर की फॉर्म में। डिस्क्राइब विद द एड ऑफ द डायग्राम द अपैरेटस यू यूज। अपैरेटस जो है वो क्या यूज करेंगे आप? द मेथड यूज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मेजरमेंट। ऑब्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स क्या क्या लेंगे आप? उसके बाद जो है डिस्क्राइब हाउ द मेजरमेंट्स कैन बी टेकन टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बाय द वे हमारे पास 4, 4, 8 और 2, 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने उठा के दे दिया था पेपर 2 में लिखने के लिए। 2011 की बात है ये, ठीक है। और आप लोगों के वेरिएंट में ये आया था 2022। तो इस तरीके से हम एक यंग्स मॉडुलस को, किसी वायर को डिटरमाइन करेंगे। वी आर गोइंग टू सी, एक एनिमेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यंग्स मॉडुलस को एक वायर के डिटरमाइन करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ विद साउंड। आप लोग ये वीडियो देखिए और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जी, शेयर हो रही है वीडियो आप सबसे? जी सर। Young's modulus. To determine the Young's modulus of elasticity of the material of a given wire using Searle's apparatus, materials required for this experiment are Searle's apparatus, 2 wires of same length and diameter, सेल्स अपैरेटस के अंदर आपके पास बीच में एक स्पिरिट लेवल लगा हुआ होता है। स्पिरिट लेवल बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी चीज़ के बैलेंस को चेक करते हैं। ये नॉर्मली मजदूरों के पास भी होता है। एक चकोर सा रेक्टेंगुलर सी स्केल नुमा चीज़ होती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है 2 साइडों के ऊपर, और बीच में एक एयर बबल होता है। एयर बबल बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि 2 चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हैं। और अगर एयर बबल ज़रा सा इधर उधर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो आपके पास अनबैलेंस हो जाता है। आई होप कुछ लड़कों ने तो यकीनन स्पिरिट लेवल देखा होगा, गर्ल्स का मुझे नहीं पता इतना लेकिन मैं खाली लड़कों ने ज़रूर स्पिरिट लेवल देखा होगा। देखा है भाई किसी ने स्पिरिट लेवल? जी जी, सर। जी सर। हाँ भाई, किसी लड़की ने देखा है स्पिरिट लेवल? जी, No, sir. अच्छा, किसी ने भी नहीं देखा। खैर, मैं भी दिखाता हूँ स्पिरिट लेवल कैसा होता है। एनीवेज, अभी हम इस पे ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सेल्स अपैरेटस क्या है हमारे पास बच्चों? देखो हमारे पास एक स्पिरिट लेवल होता है, 2 हुक्स हमारे पास हैं, 2 वायर हैं सेम डायमीटर और सेम लेंथ की, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या एक वर्नियर कैलिपर लगा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग अगर जो मेरी बुकलेट है उसमें नोट्स में अगर आप खोल के देखें तो ये आपको मैं एक्सपेरिमेंट अभी दिखाता हूँ। ये मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ भी है, तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मैं भी इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज लगा हुआ होता है जो वायर की हल्की सी लेंथ के अंदर चेंज को जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है?
तो आगे चलते हैं, हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। .5 kilogram weight hanger and slotted weights, 0.5 kilogram dead load, slotted weights, screw gauge, and meter scale. Hang the dead load on the left frame and weight hanger on the right frame. To find the least count of the sperometer, rotate the central screw 2 times and note the scale readings. Least count can be calculated as 0.01 millimeter by using the relation LC is equal to pitch divided by number of divisions on the circular disc. Take the screw gauge from the table. Least count of the screw gauge can be calculated as 0.01 millimeter by using the relation LC is equal to pitch divided by number of divisions on the head scale. LC का मतलब होता है लीस्ट काउंट। मेजरमेंट के चैप्टर में आप लोगों ने लीस्ट काउंट पढ़ा हुआ है। द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, कोई जो मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है, सबसे छोटी मेजरमेंट को जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कर सकता है, that is called LC, which is basically the short form of least count. Okay, तो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट लीस्ट काउंट्स होते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का 100th of the millimeter होता है, यानी 0.01 मिलीमीटर होता है। यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज ए phenomenal instrument basically which can measure, if you divide a 1 millimeter into 100 pieces, it can measure 1 piece length of the 1 piece. 1 मिलीमीटर को 100 टुकड़ों में तोड़ने पे भी एक टुकड़े की लेंथ को ये मेजर कर सकता है। 100 मिलीमीटर अप टू 1/100 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। Measure the diameter of the experimental wire using the screw gauge. Note the screw gauge reading and calculate the radius of the wire. अच्छा, ये रेडियस की जगह नॉर्मली हम डायमीटर का भी काम चलाते हैं। हम लोगों ने जो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस और के किया था, उसमें हमने एरिया को πd²/4 से रिप्लेस किया था। तो नॉर्मली वी डोंट मेजर द रेडियस, वी मेजर द डायमीटर एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इन चीज़ से। रेडियस वी डोंट एक्चुअली यूज द रेडियस, नॉर्मली वी मेजर द डायमीटर। ओके, थोड़ा सा इस वीडियो में ये चीज़ इन्होंने शायद गलत बताई है थोड़ी सी। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। Measure the length of the wire using a meter scale. Adjust the central screw to shift the air bubble to the middle. Note the sperometer reading. Record the value in a tabular column. The air bubble is now placed at the center. A 0.5 kilogram weight is added to the weight hanger on the right frame. The wire extends and the bubble shifts towards the left. Adjust the central screw to shift the air bubble to the middle. Note the sperometer reading. Record the value in a tabular column. Add a 0.5 kilogram weight again to the weight. अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी एक और भी गलती कर रहे हैं ये लोग। ये कंटिन्यूसली 0.5 किलोग्राम्स का वेट लगाते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये होता है कि जब हम पहला वेट लगाते हैं तो उसके बाद हम वेट को वापस उतार लेते हैं। उसके बाद हम वायर की लेंथ को दोबारा मेजर करके देखते हैं कि क्या वायर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे गई है या नहीं गई है। अगर गई है तो इसका मतलब है कि ये अभी भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में है, लेकिन अगर नहीं गई तो इसका मतलब है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में गई और उसी वक्त हमारा एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाता है। तो हम हर दफ़ा 0.5 किलोग्राम का वेट ऐड करने के बाद उसको रिमूव करते हैं। यानी हमने पहले 0.5 लगाया, उससे रीडिंग निकाली, फिर हमने 1 लगाया, उससे रीडिंग निकाली। लेकिन हर दफ़ा जब भी हम नया लोड लगाते हैं फिर उसको उतार के वापस ये ज़रूर चेक करते हैं कि वायर हमारी वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे गई है या नहीं गई है। ठीक है ना, कंटिन्यूसली 0.5 लगा के मेजरमेंट्स नहीं लेते जाते। वी ऑलवेज रिमूव दैट एंड मेक श्योर द वायर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, बिकॉज वी वांट दी वायर टू बी अंडर इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, Hanger.
Note the spirometer reading after adjusting its central screw to shift the bubble to the center. Record the value in the tabular column. Repeat the process by adding weight in equal steps of 0.5 kilogram and record the observations. Remove a weight from the weight hanger. The bubble now shifts to the right. Fix it at the center by adjusting the central screw and note the spirometer reading. अच्छा जी, तो ये इन्होंने कंटिन्यूसली 0.5 लगा के उसके बाद उसकी सारी रीडिंग्स निकाली और फिर अनलोड किया है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हर उसके बाद हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं रीडिंग, ठीक है। अच्छा, वी एक्चुअली गेट द रीडिंग्स, हम मल्टीपल रीडिंग्स हम इसकी निकालते हैं और मल्टीपल रीडिंग्स हम निकालने के बाद हम इसका एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ किस चीज़ का होता है, दैट इज एक्चुअली फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ या लोड और एक्सटेंशन ग्राफ। जो हमने वेट लगाया है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 9.81 करके उसका लोड निकाल लेते हैं और जो एक्सटेंशन है वो हमारे स्पेरोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर हो रही होती है, ठीक है। उसको हम मेजर करके उसके बाद इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स और एक्सटेंशन का। फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनते हैं, मेक श्योर ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन में पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट। ये मैंने अपने नोट्स में ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। ये आप देख लीजिए, अपैरेटस पूरा दिया हुआ है, इसका सारी चीज़ें उसके अंदर बताई हुई हैं और ग्राफ आपने मास का या फोर्स और एक्सटेंशन का प्लॉट करना होता है। मीटिंग एंड हो रही है, रीजॉइन कर लीजिएगा फौरन सब। मीटिंग जैसे ही एंड होना प्लीज़ रीजॉइन कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने ज़रा सिंपल अपैरेटस बनाया हुआ है। एक मेन वायर होती है जो कि जिसमें मेन स्केल लगा हुआ होता है और वर्नियर स्केल वाली वायर के ऊपर हम अपने स्लॉट्स लगा रहे होते हैं। डेड वेट का मतलब